जिसको अपन कहते हैं फोर्थ एस्टेट, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, केंद्रीय विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं। संसद के अंदर जो है कुछ सदन आता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन है। निम्न सदन आता है लोकसभा, जो कि संसद का निम्न सदन है, और संसद का पार्ट ही माना जाता है राष्ट्रपति। ये केंद्रीय विधायिका में आते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, केंद्रीय विधायिका कहते हैं। अगर कोई वर्ड संसद बोला जाता है तो संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं, खाली लोकसभा राज्यसभा नहीं आते। इसी तरह से राज्य विधायिका की बात करें, राज्य विधायिका तो कुछ राज्यों में जैसे विधान, उसको हम विधानसभा कहते हैं। ये राज्य विधायिका, राज्य विधायिका कहेंगे। उसके अंदर हमारे पास में कौन आएंगे? विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधायिका का हिस्सा होता है। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। विधान परिषद की अनिवार्यता नहीं है हमारे यहाँ, तो विधान परिषद 6-7 राज्यों में ही है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो अभी जो है यूनियन टेरिटरी बना रखा है। विधान परिषद अनिवार्य नहीं है कुछ ही राज्यों में। पहले 7 राज्य थे, अब 6 राज्य। यहाँ विधान परिषद जो राज्य का उच्च सदन है, विधानसभा जो राज्य का निम्न सदन है, और राज्यपाल। उसके अलावा अगर हम जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर भी हमें कानून बनाने वाली संस्थाएं मिलती है, विधायिका मिलती है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? जिला परिषद है, जिला परिषद है, नगर निगम है। नगर निगम के जो पार्षद होते हैं, नगर निगम का चेयरमैन होता है। नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं। ये स्थानीय स्वशासन के रूप में कानून बनाने वाली संस्था है। मेन तो ये दो ही है, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका संसद, राज्य विधायिका तो राज्य विधायिका के नाम से जानी जाती है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्य। विधायिका का काम क्या होता है? अपने बीकानेर से सिद्धि कुमारी को विधानसभा में भेजा, अर्जुन मेघवाल को लोकसभा में भेज सकता है, जेठानंद व्यास को विधानसभा में भेज सकता है। अर्जुन मेघवाल कहाँ जाता है? दिल्ली में जाता है। वो कहाँ बैठता है? लोकसभा में। अर्जुन मेघवाल के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करता है? बीकानेर के सांसद है, बीकानेर का सांसद है, संसद में बैठता है। और सिद्धि कुमारी या जेठानंद व्यास के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यह विधायक है जो जयपुर में विधानसभा में। इसको अपन कहते हैं एमपी, इसको अपन कहते हैं एमएलए। पूरा नाम क्या होगा एमपी का? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और असेंबली। तो विधायक होते हैं वो जयपुर जाते हैं, सांसद होते हैं वो दिल्ली जाते हैं। इस जो विधायिका है इसका मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून को बनाना। हमारे यहाँ कानून कहाँ से बनते हैं? संसद से। राज्य के कानून कहाँ बनते हैं? राज्य विधायिका या विधानसभा से बनते हैं। विधान परिषद की विधानसभा के लिए कानून बनते हैं। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधानसभा, विधान परिषद दोनों मिलकर कानून बनाएगा। दिल्ली में कौन कानून बनाएगा? लोकसभा, राज्यसभा मिलकर कानून। इनका काम है कानून को बनाना। कानून को बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? संसद की। अब इन्होंने कानून बना दिया, उस कानून को आगे इम्प्लीमेंट करवाना
किसका काम है? कार्यकाली पद में कौन आएंगे? इसमें भी राष्ट्रपति आएगा, इसमें भी उपराष्ट्रपति आएगा, परंतु मेन मंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद, और इनका सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार है तो सीनियर ब्यूरोक्रेट जिसको अपन IAS, IPS, IFS ये कहते हैं। स्टेट में है तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के प्रशासनिक अधिकारी RAS, RPS, RFS। इनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना, साथ ही साथ में नीतिगत निर्णय लेना। कौन सा कानून बनाना है? विधानसभा को, विधायिका तो कानून यही सौंपेंगे ना बना करके। CAA का कानून बनाना है, इसमें विधायिका ने खुद डिसाइड किया था, मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया था, मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया। कानून को इम्प्लीमेंट भी करना है और साथ साथ में कानून बनाना क्या है उसके बारे में भी सोच करके और विधायिका से कानून पारित करवाना, विधायिका से कानून बनाना। जैसे अभी आपने देखा था वक्फ बोर्ड का कानून है, वक्फ बोर्ड का कानून विधायिका के पास में है, विधायिका खुद नहीं बना रही है वक्फ बोर्ड का कानून। वक्फ बोर्ड का कानून कौन बना रहा है? कार्यपालिका ने बनाया। कार्यपालिका इसे लागू करना चाहती है, लागू करने के लिए इसने कहा रखा विधायिका में इसे पारित करवाना है। तभी कानून कैसे बनता है देश में? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का कानून ला रही है सरकार, वो कैसे बना, कैसे बन सकता है? पहले सरकार एक फ्रेम बनेगी कि इस तरह से हमें ये कानून बनाना है। अब उस कानून को किस में रखेगी? संसद में रखेगी, या तो लोकसभा में रखेगी या राज्यसभा में रखेगी। दोनों में सरकार का बहुमत है, चाहे तो सरकार आसानी से जबरदस्ती में पारित करवा सकती है। लेकिन विपक्ष की पार्टी क्या होती है? कानून के अंदर कमजोरियां ढूंढती है, इस कानून में ये कमी है, इस कानून में ये कमी है, इस कानून में ये कमी है। तो कानून क्या कर दिया जाता है? संसदीय कमेटी के पास में, स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज देते हैं। तो भाई इस कानून में जो संशोधन करना चाहे आप संशोधन करके देखिए, आपको उनको क्या संशोधन बाद में हम जो है इस कानून में संशोधन करके और फिर विधायिका से पारित करवा सकते और कानून को बना दें। तो कानून जो बनता है वो संसद, लोकसभा में, राज्यसभा से पारित होता है और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति साइन करता है और राष्ट्रपति के साइन से वो कानून बन जाता है। सरकार अगर जिद्दी होती है, सरकार विपक्ष की नहीं सुनती है, विपक्ष बहुत कमजोर होता है, विपक्ष की में धार नहीं है, तो क्या करेगी सरकार? फट से कानून बना के लाएगी। लोकसभा में बहुमत है, उससे पारित करवा लिया, विधानसभा में बहुमत है, उससे पारित करवा लिया, लोकसभा विधानसभा से दोनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास हो गया। अपने पढ़ा है राष्ट्रपति को, पढ़ेगा कि राष्ट्रपति क्या है? रबर स्टैम्प है, साइन करने के लिए बाध्य। वो मैंने आगे बताऊँगा आपको, राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य, राष्ट्रपति साइन करेगा, साइन करेगा। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं है तो सरकार मनमर्जी पर आ जाती है और मनमर्जी से कानून पारित करवा करके उसको, क्योंकि दोनों में बहुमत उसी का है, इसको रोकने के लिए मजबूत विपक्ष जो जनता में आवाज उठाए, जनता को जागरूक करे, तो सरकार को भी डर लगता है। तो सरकार क्या करती है? फिर स्टैंडिंग कमेटी को, किसी जो संसदीय कमेटी होती है उसको भेज देती है कि आप बताओ इस कानून में क्या चेंज करें। तो वहाँ क्या लोग, जो समितियाँ होती है, संसदीय समितियाँ, उसमें पक्ष के विपक्ष के दोनों के लोग होते हैं। विपक्ष के लोग जो है उसमें अवरोध करते हैं कि ये नहीं, ये ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो, और उसमें चेंजिंग करवा करके और फिर जो है वो पारित। कार्यपालिका का काम है कानून को पारित हुए कानून को लागू करना और नीतिगत निर्णय लेना, नीतिगत निर्णय के संबंधित कानून यहाँ लेकर के आना, उनको पारित करवाना और उनको लाना। सरकार की नीतिगत निर्णय होते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। 370 को हटाया सरकार ने, तस्वीर करेंगे तो नीतिगत निर्णय। पहले पॉलिसी ड्राफ्टिंग की, लोकसभा से पारित करवाया, राज्यसभा से पारित करवाया, राष्ट्रपति के पास हो गया,
राष्ट्रपति ने साइन किया कानून पर 370 धारा को खत्म किया। ऐसा कोई भी कानून, इसलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। अन्यथा सरकार क्या हो जाती है, तानाशाही पर फिर अपनी मनमर्जी कानून लाना और मनमर्जी कानून लाना। तो समझ में आ गया, कार्यपालिका में कौन आएगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, उनके सहयोग के लिए ब्यूरोक्रेट्स जो इनको हेल्प करेंगे ड्राफ्टिंग वगैरह, क्योंकि ये तो सारे नेता तो सारे लगभग मतलब कम पढ़े लिखे, सीनियर से सीनियर मोस्ट IAS जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं, वो जो अधिकारी हैं सीनियर मोस्ट, वो अधिकारी इनकी हेल्प करते हैं ड्राफ्टिंग करने। और ये कानून, अब कानून बन गया, पारित भी हो गया। अब कानून की व्याख्या में कोई दिक्कत आ रही है। कानून तो ये कहता है, सरकार पारित करते समय तो लाइन का अर्थ ये बताइए। अब कह रही ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो क्या होगा, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानून की व्याख्या करना। ये कानून जो है इसकी व्याख्या, और अगर वो कानून संविधान के असंगत है, संविधान के सम्मत नहीं है, तो न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करके उसको रोक सकती है। न्यायपालिका उस कानून को रोक सकती है। सरकार, जैसे आपने देखा होगा 99 संविधान संशोधन पता है किसी को, बड़ी इंपॉर्टेंट था 99 संविधान संशोधन कौन सा, 19। अभी देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में क्या है या अपने हाई कोर्ट में क्या है, जो जजेज होते हैं उन जजेस पर एक मतलब क्या कहते एक आरोप लगता है कि उन जजेस को देश के 100,000 1,500 के आसपास परिवारों में कब्जा कर। अभी जो चीफ जस्टिस है मिस्टर चंद्रचूड़, उसके बाद में भी चीफ जस्टिस, उसका बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है। आने वाले समय में वो भी जज बन जाएगा। नया जज जो बन रहा है खन्ना, जो चीफ जस्टिस बन रहा है, उसके फादर भी जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट। ऐसे फादर से पुत्र से वो ऐसा करके 1,000-1,200 फैमिली जो है ना, हालांकि वो टैलेंटेड होगा, मैं ये नहीं कह रहा टैलेंटेड नहीं होंगे, लेकिन वो 1,000-1,200 फैमिली में कब्जा कर रहे हैं। क्यों कब्जा करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनाता है, सरकार नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कॉलेजियम। नाम सुनोगा आपने, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ क्या, कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है, जिसमें मुख्य जस्टिस और 4 सीनियर जस्टिस, ये 5 जज मिलकर के डिसाइड करना है कि मैं, जैसे चंद्रचूड़ है अभी रिटायर्ड हो रहा है, 31 तारीख मतलब अगले महीने रिटायर्ड हो रहा है। चंद्रचूड़ खुद डिसाइड करना है कि मेरे बाद में चीफ जस्टिस कौन है, सरकार डिसाइड नहीं करती। वरिष्ठता उसमें कोई एक विशेष रोल है, लेकिन चंद्रचूड़ ही डिसाइड करता। इसी तरह से चंद्रचूड़ और 4 अन्य जो सीनियर जज थे, ये 5 जज मिलकर के सरकार को नाम भेज देते हैं कि साहब ये 20 जज व्यक्ति है, कुछ वकील है, कुछ जज है, कुछ विधिवेत्ता प्रोफेसर्स वगैरह है, इनको ज्ञान अच्छा है संविधान का, आप इनमें से किसी को 5, 7, 10 आपको जो बनाना है आप उसको बना। तो सरकार अपनी तरफ से जज लेना है, क्योंकि हम क्या कर चाहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर सरकार जज खुद बनाने लग गई तो क्या होगा, कल मैं मोदी जी करूँगा आपके साथ, तो आप लोग साइन कर दूँगा, मेरे को मना, ऐसे को इंडिया के अंदर जो करने वाले, तो सरकार खुद जज नहीं। जज अब इसमें गलती क्या हो गई, गलती या इसमें ड्रॉबैक क्या रहा है कि जो जज बनाने वाले जज है वो अपना ही कोई रिश्तेदार नहीं है कि आप ये कोई दोस्त का बेटा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छी प्रैक्टिस है, इसकी नॉलेज भी ठीक है, अब उसको गलत भी नहीं कर सकते, लेकिन नॉलेज वाले दूसरे भी बहुत सारे बैठे, उनको ध्यान में लेकर के आपने अपने जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो जज बना रहे हैं वो कोई गलत बना रहे हैं, अच्छे नॉलेज वाले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे भी तो बहुत सारे नॉलेज वाले, वो आपने 1,000-1,500 फैमिलीज जो है उसी का कब्जा, उसने भी धंधा बना लिया, मेरे पास मेरा वारिस हमारे घर है, उसने भी धंधा बना लिया, उसने भी धंधा जो हुआ है ना, इस वजह से जो है इस वजह से सरकार ने इसको रोकने का प्रयास, और रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया।
प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस और एक अन्य कानून विशेषज्ञ, ये 3-4-5 जने मिलकर के और जज का चयन करेगा। इसमें प्रधानमंत्री भी होगा, नेता प्रतिपक्ष भी होगा। जैसे अभी नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। नहीं भाई, ऐसे तो बात नहीं सुनना। नेता प्रतिपक्ष खड़गे है ना, क्या नाम है उसका? खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष खड़गे हैं। अखबार को थोड़ा पढ़िए, संविधान पढ़ना चाहते हो अखबार को पढ़िए, उसमें रोज आपके खड़गे का नाम, उसका नाम पूरा मैं नाम खड़गे थे। तो सरकार ने प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री जो बीकानेर का अर्जुन मेघवाल है, और एक आधो कोई न्याय विशेषज्ञ, ऐसे 5 जजों का एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा। और वो आयोग जो है वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट में किसको। इसके लिए सरकार ने 99 संविधान संशोधन कर दिया, यानी सरकार ने ड्राफ्टिंग किया, कार्यपालिका ने पॉलिसी बनाई, विधायिका में रखा, विधायिका ने उसे कानून बना दिया, इसको पास कर दिया, इस कानून को पास कर दिया। उसमें जो चीज डिस्कशन करते थे राष्ट्रपति के पास में गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। अब कोई व्यक्ति आई सुप्रीम कोर्ट चला गया, सरकार ने जो एक कानून बनाया है ये कानून सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं भी जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में ले लेगा। ये सब कानून बना है और ये कानून लॉ के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि इस कानून के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इस कानून में सुप्रीम कोर्ट के जजों की पावर खत्म हो गई। अभी तक तो जज ही बना रहे थे, अब जज को तो हटा दे के आप तो अपना काम करो, न्याय आगे वाले न्यायाधीश बोलेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पावर खत्म हो गई। मतलब इतनी बड़ी घटना है ये देश के अंदर कि राष्ट्रपति साइन कर देता है, लोकसभा उसको पारित कर देती है, राज्यसभा उसको पारित कर देती है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने संज्ञान में लेकर कहता है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला आपका, और हमें जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार तेलंगाना के रहेगी तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन को खारिज किया। न्यायपालिका अपने यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, स्वतंत्र न्यायपालिका, इसीलिए अपने क्या कहा, न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र है, इसका काम है कानून की व्याख्या करना, कानून विधि सम्मत नहीं है, कानून संविधान के खिलाफ है, कानून में कई धाराओं के अंदर गड़बड़ है, उसकी व्याख्या करती है। ये 3 जो है वो लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है इम्प्लीमेंट, अब कानून इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में मान लो गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के दिन क्या आती है? पुलिस आती है। कहीं पर भी कोई अपराध होता है, बड़ी घटना हो जाती है, सीधी जिम्मेदारी किसकी बनती है? गृह मंत्री। तो कानून को इम्प्लीमेंट कराना है, गृह मंत्री किस पर कहेगा? डीजी को कहेगा जो जयपुर में बैठा है कि आपको बीकानेर में घटना कैसे हुई। डीजी तत्काल बीकानेर के एसपी को फोन लगाएगा, तुमको किस लिए बैठा रखा है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? कानून को इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आपने क्यों नहीं किया? अब एसपी जवाब नहीं दे पाता है, एसपी सस्पेंड होता है, उसको हटा दिया जाता है, नए एसपी को मैजिस्ट्रेट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं ये नैतिक कानून को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना। कलेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये इनको कानून के इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी। और ये अगर लापरवाही करते हैं तो फिर इनको बड़ी हो जाएगी। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करके मेहनत करते हैं। प्रेस को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझ पाएगा कि पॉलिटिक्स जो है हमारा, लोकतंत्र जो है वो, और हमने ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन से देश से ली है? संसदीय प्रणाली हमने ये कौन से देश से ली है? ब्रिटेन से।
हमारी जो राज्यसभा है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है, हमारी जो लोकसभा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स। आज तो मैं जनरल बातें बता रहा हूँ। सामान्य रूप से देखें तो भारत में कानून व्यवस्था किसकी देन है? जिसको हम लॉ कहते हैं, लॉ किसकी देन है? आप में से पुराना कोई हिस्ट्री पढ़ेगा मुगल का क्या, मौर्य काल, गुप्त काल, उसमें क्या था? कानून व्यवस्था कैसे थी? कानून व्यवस्था मुख्य रूप से क्या थी? धर्म पर आधारित। कानून व्यवस्था मूल रूप से मनुस्मृति प्राचीन काल में एक कानून की व्याख्या कानून की किताब मिताक्षरा जो ज्ञानेश्वर की वो कानून। हमारे यहाँ जो कानून था वो प्राचीन काल में मुगल आए, तुर्क आए। मुगल आने पर क्या है, इस्लामिक कानून लागू होने लगे। मुफ्ती होता था जो कानून की व्याख्या करता था, काजी होता था जो क्या करता था, न्याय करता था। आधार क्या था? मुख्य रूप से कुरान, हदीस और अन्य जो बुक्स आती हैं उन सब का आधार था। हमारे यहाँ जो आधुनिक कानून व्यवस्था जिसको सेक्युलर जो है वो कहते हैं, वो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज, इसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस नाम सुना होगा। इसको भारत में न्यायिक व्यवस्था का पिता कहते हैं, फादर ऑफ जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पिता। इसने आधुनिक न्याय की पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड भारत में आधुनिक न्याय की पहली किताब है। जो हम कहते हैं ना न्याय व्यवस्था पर आधुनिक न्याय की पहली किताब कॉर्नवालिस कोड जो है वो इसने लिखी थी। इसको हम भारत में न्याय व्यवस्था का पिता कहते हैं। किसी ने भारतीयों को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लेना शुरू किया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इसी को माना जाता है, कॉर्नवालिस को। इसने भारत में यूरोपियन जजों को आमंत्रित किया था, अंग्रेज जजेस ब्रिटेन से, और सर्किट कोर्ट स्थापित किए। सर्किट कोर्ट मतलब घूमने वाले। आज बीकानेर में है, कल चूरू चला गया, परसों नागौर चला गया, हनुमानगढ़ चला गया, घूम घूम करके न्याय करने वाले सर्किट कोर्ट कहते हैं। यूरोपियन न्यायाधीश लाए और वो आधुनिक न्याय व्यवस्था के अनुसार जो है वो निर्णय करते। भारत में न्याय व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को मानते हैं। अंग्रेजों ने जो पहला कानून बनाया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, नाम सुना होगा। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773। इसके बाद में अंग्रेजों ने बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से देश में कानून बनाते गए। कभी कोई कानून आ रहा है 1773 के बाद फिर इंडिया एक्ट, 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853, 1858, 1861। इन सब में क्या क्या मुख्य बिंदु ये अपने को लेना। लेकिन तीन जो सबसे महत्वपूर्ण थे, 1909 मार्गो मिंटो सुधार, 1919 मॉर्टिन चैम्सफोर्ड सुधार, 1935 भारत शासन अधिनियम। ये जो 1935 का एक्ट है ये ही हमारा संविधान है। ये चीज सबको ध्यान रखना। 1935 का जो एक्ट है ये ही हमारा संविधान है। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। उपअनुच्छेद मिलाने तो 446, 47, 395। इस 395 में से 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन। यानी 60% संविधान को अंग्रेजों ने 1935 में ही बना दिया। हमारे संविधान के जो 395 अनुच्छेद है उसमें से 250 अनुच्छेद 1935 में ही बनाया गया। यानी हमारे संविधान का बेस क्या है? 1935 भारत शासन। 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950।
1950 में संविधान लागू। तो जब 47 में देश आज़ाद हो गया, संविधान ही है, संविधान 1950 हो गया, तो 3 साल तक बिना संविधान के सरकार कैसे चलेगी? बिना संविधान के अपने देश को कैसे चलाया नेहरू जी ने? जब संविधान ही नहीं, देश चलाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या थी? आपका संविधान थी, ये हमारा संविधान है, इसके अनुसार हम इस देश को चलाएंगे। जब आपका संविधान ही नहीं तो आप देश कैसे चलाएंगे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 1947 में हम आज़ाद हो गए, 1950 में हमारा संविधान बना, 3 साल तक अंग्रेजों ने जो 1935 के एक्ट द्वारा देश में शासन किया था, सेम उसी तरह से हमने टेम्परेरी शासन व्यवस्था 1947 से 1950 तक भारत का शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चलाया गया था। बाद में जब संविधान लागू हुआ तो फिर हमने जो है हमारे संविधान के अनुसार इस तरह मिला, और अपने पढ़ाई है कि 1935 के एक्ट के 250 संविधान का 60% हिस्सा तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अंग्रेजों द्वारा पालन किया गया है। भारत शासन अधिनियम जो है ये सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत कानून जो अंग्रेजों ने देश पर लागू किया, इनकी व्यवस्था को ऊपर पड़ेगी। मुझे एक तो ये बता दीजिए, प्राइमरी चीज गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या अंतर है? कई लोग गणतंत्र को स्वतंत्र बोल देते हैं, स्वतंत्र को गणतंत्र बोल देते हैं, क्या क्या होता क्या इसमें, क्या प्रोसेस है? स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र फ्लैग तो सब नहीं होता है, फ्लैग तो अंतर क्या? आज स्वतंत्र दिवस है, मान लीजिए 15 अगस्त, क्या कार्यक्रम होंगे? आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, क्या कार्यक्रम होगा? टीवी आप देखते हैं, गणतंत्र दिवस की स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री वो ध्वजारोहण करता है लाल किले पर, गणतंत्र दिवस पर इनका काफी ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो होता है ये 15 अगस्त को आता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस का कार्यक्रम कहाँ होता है? लाल किले पर होता है। प्रधानमंत्री आएगा, ध्वजारोहण करेगा, ध्वजारोहण करने के बाद में प्रधानमंत्री अपना भाषण देगा, घंटा 2 घंटे का भाषण होगा, और 9, साढ़े 9, 8 बजे कार्यक्रम होगा, 9:30, 10 बजे गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस समाप्त। 2 घंटे का 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम। लेकिन जो गणतंत्र दिवस है ये सबसे महत्वपूर्ण, ये 26 जनवरी को कहाँ होगा? राजपथ पर। राजपथ जो राष्ट्रपति का आवास, राजपथ, यहाँ राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, वहाँ तो प्रधानमंत्री, यहाँ राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर हम विशेष अतिथि को आमंत्रित करेंगे। विशेष अतिथि क्या? इस बार कौन आया? फ्रांस का राष्ट्रपति आया, इस बार किस देश का राष्ट्रपति आया, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति आया, कभी कोई भी राष्ट्रपति आया, किसी विशेष मेहमान को आमंत्रित करें। उस मेहमान के समक्ष हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। अर्जुन टैंक मिसाइल है, अग्नि, आकाश त्रिशूल, ये जो मिसाइलें हैं, टैंक्स है, जो हमारी शक्ति है, इसकी परेड कराई जाएगी किसके सामने? विशेष गेस्ट के सामने। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो है वो पुरस्कारों की घोषणा करेगा। नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न किसको मिलेगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब का होंगे 26 जनवरी। ये कार्यक्रम 26 जनवरी को होगा, ये कार्यक्रम 27 जनवरी को चलेगा, ये कार्यक्रम 28 जनवरी को होगा, और 28 जनवरी को शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक कार्यक्रम और आयोजित होगा जिसका नाम होता है बीट रिट्रीट। बीट रिट्रीट, जैसे टैंक्स, मिसाइलें वगैरह जैसे बैरकों से बाहर आई थी, वैसे के वैसे वो रिट्रीट हो रही है, वापस बैरकों में लौट रही है। एक तो बाहर निकलने का कार्यक्रम, एक उनको वापस अंदर बैरकों में ले जाने का कार्यक्रम। बीट रिट्रीट प्रोग्राम द्वारा इसका समापन। गणतंत्र दिवस पर 3 चीजें विशेष ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति का संबोधन होगा, विशेष मेहमान के समक्ष शक्ति का प्रदर्शन होगा, झांकी निकालेंगे हम, जैसे
और साथ ही साथ में जो है बीट रिट्रीट प्रोग्राम होगा, जिसके द्वारा यह उत्सव समाप्त। स्वतंत्रता दिवस का 26 जनवरी को गणतंत्र बनने वाला विश्व का पहला देश कौन था? गणतंत्र की परिभाषा क्या होगी? जैसे अपने लोकतंत्र की परिभाषा दी, वैसे गणतंत्र की क्या परिभाषा होगी? गणतंत्र 5 से 6 किताब पढ़ो आप, 5 से 7 में सारी किताबें परिभाषाएं जिसका प्रधान जनता द्वारा चुना जाता है, जिसका मुख्य जनता द्वारा चुना जिसका जाता है। मुखिया जनता। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्र का मुखिया जो है, राष्ट्र का हेड जो है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वह जनता द्वारा चाहे प्रत्यक्ष चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष चुना जाए, लेकिन होगा वो। अपने यहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत है क्या? पहले कलाम साहब थे, उसके बाद में जो है वो क्या नाम आ गया था उसका, द्रौपदी मुर्मू से पहले बेटा क्या नाम था उसका राष्ट्रपति? अभी जैसे द्रौपदी मुर्मू आ गई है, उससे पहले कलाम थे, उससे पहले और दूसरे बहुत सारे राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति का पद 5 साल के बाद में चयन होगा। गणतंत्र का मतलब देश का हेड यानी राष्ट्रपति, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। और भारत में गणतंत्र व्यवस्था कौन से देश में है? ये व्यवस्था सबसे पहले कौन से देश में अपनाई थी? सबसे विश्व का पहला गणराज्य कौन था? फ्रांस। फ्रांस के अंदर एक नारा चला था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, समानता, बंधुत्व और मुक्ति। राजा फ्रांस का जो राजा लुई था, उसके खिलाफ में वहाँ विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, और क्रांति का नारा था समानता, बंधुत्व और मुक्ति। हम सभी समान हैं, हम सभी भाई भाई हैं और हमें आज़ादी से। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। और फ्रांस ने सबसे पहले जो है वो गणतंत्र व्यवस्था को अपनाया। तो हमने ये व्यवस्था कौन से देश से? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या है? राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगान में जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्र की प्रशंसा में करते हैं। और राष्ट्रगान है तो किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रशंसा में गाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, राष्ट्रगान किसी के बारे में गाया जाता है। राष्ट्रगान जो है टैगोर द्वारा लिखा हुआ जनगण मन, ये सबसे पहले कब गाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया गया था? कभी बॉम्बे गए हुए हैं? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, वहाँ पर बड़ी बड़ी अक्षरों में राष्ट्रगान लिखा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब इंडिया आ रहा था, उसके सम्मान में बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में। और सम्मान समारोह के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रसिद्ध। उन्होंने टैगोर ने जो है वो ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया था। 1911 में फर्स्ट टाइम गाया, जिसको दूसरे दिन अखबारों ने अंग्रेजी के अंदर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से पब्लिश किया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से यह राष्ट्रगान नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ। 1911 में पहली बार गाया गया था। किसके सम्मान में? जॉर्ज पंचम के सम्मान में। टैगोर ने गेटवे ऑफ इंडिया पर बॉम्बे, एक तो है इंडिया गेट जो है दिल्ली के लिए, एक है गेटवे ऑफ इंडिया वो है बॉम्बे, ताज होटल के बिल्कुल सामने। तो सिर्फ गेटवे ऑफ इंडिया को 52 सेकंड का है राष्ट्रगान हमारा। टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी लिखा रखा हुआ है, हमारा समाज बंगाल। और राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम।
ये कब गाया गया था? किसने लिखा था ये? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी किताब से है? बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी किताब से है? आनंद मठ। आनंद मठ का जो गीत है उसमें एक पैराग्राफ है वंदे मातरम। ये सबसे पहले कब गाया गया था? सबसे पहले 1896 में कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत जो है वो 1896 में पहली बार गाया। राष्ट्र चिन्ह कौन सा है? राष्ट्र चिन्ह 4 दिशाओं में से अशोक स्तंभ कहाँ से लिया हुआ है? अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया हुआ है? ये एक सामने से, एक इधर से, एक इधर से, 3 दिखाई देते हैं। एक पीछे, नीचे जो है 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, और उसके नीचे जो है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया हुआ है? सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कहाँ से लिया हुआ है? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया। नीचे 4 जानवर है, BHEN, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन। 4 वाक्य, 4 एनिमल्स, सत्यमेव जयते राष्ट्र, 4 दिशाओं में हिसाब से। अशोक के सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ कौन से शहर में है? यूपी में, यूपी में इलाहाबाद। यहाँ के सारनाथ से। अब एक बार एक क्वेश्चन आता है कि आया थोड़ा बड़े एग्जाम में था, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? 3 शेर है। एक नीचे उसका एक नीचे वाला, एक नीचे वाला। 4 ये जीवन सर, ये नीचे 4 जानवर का क्या मतलब हुआ? नीचे जैसे 4 जानवर तो श्रीमद दिए, ये एक्चुअल में क्या कहते हैं? अशोक का स्तंभ है। अशोक कौन था? बौद्ध था। अशोक बौद्ध को बोलते। बुल आध्यात्मिक बल का प्रतीक बौद्ध है। हॉर्स अशोक बुद्ध जो थे घोड़े पर बैठ करके और जगत त्याग करते। एलिफेंट बुद्ध की माँ, बुद्ध का अपनी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है। और लॉयन को कहते हैं शाक्य, बुद्ध के कुल का प्रतीक। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है ये पवित्र पशु माने जाते हैं, बुद्ध, हॉर्स, एलिफेंट। और क्योंकि ये अशोक का है, अशोक ने हालांकि अपना नया धर्म चलाया था, लेकिन उसकी बातें सारी बौद्ध धर्म से ली थी। तो ये बौद्ध धर्म के 4 पवित्र पशुओं के वो इसमें कल मैं इसको, आज तो थोड़ा जनरल आइडिया है, कल इसको लिखूंगा। आज इसको कंप्लीट कर लीजिए 5-10 मिनट का, 10-15 मिनट का।